चलो जी। तो वेलकम माय चैनल एंड ये जो वीडियो आपका बनने वाला है, ये वीडियो हम मतलब कि जैसा कि आपका एग्जाम सामने है तो उसको देखते हुए, है ना, हमने जितने भी मॉडल सेट है 11th में हमारे जो झारखंड अकेडमी के द्वारा जो दिया गया है उसका हम लोग डिटेल, है ना, सॉल्यूशन करेंगे ना, इच क्वेश्चंस को, है ना, अच्छे से समझ समझ के कि इसमें क्या है, कौन से कंसेप्ट से बनेगा, है ना, ताकि अगर वो क्वेश्चन आए तो वो सही बात है, और अगर उसके जैसा ही आए, अगर सिमिलर क्वेश्चन आए तो हम ताकि उसका भी आंसर अच्छे से कर पाए, इसके लिए हम, है ना, इसका डिटेल सोल्यूशन देंगे। तो ये जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में हम, है ना, इसमें हम लोग मॉडल सेट नंबर 1 जो है ना, मॉडल सेट वो जो 1 है हमारा 11th क्लास का, है ना, 11th क्लास का, इसका हम लोग कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन करेंगे कि उसमें हर एक क्वेश्चन का ऑप्शन के साथ, है ना, कि कैसे क्या होगा। चलिए, तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालिए कहाँ पे, 6 ग्राम कार्बन एटम में से। तो अगर इसका हम सॉल्यूशन करें तो हमसे पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब किसी भी नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल आता है कि जो मास दिया हुआ है उसको डिवाइड कर देते हैं उसके मोलर मास से। अगर ये जो फॉर्मूला होता है क्या निकालने का, कि सीबी का मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, हमें किसका निकालने बोल रहा है, कार्बन का, और मास कितना दिया हुआ है 6 ग्राम, मतलब वेट हमारा कितना दिया हुआ है 6 ग्राम, और कार्बन है तो इसका मोलर मास कितना होगा 60 ग्राम पर मोल, ऐसे। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो क्या होगा भाई, तो वेट बाय मोलर मास, तो वेट इक्वल टू 6 एंड 6 ग्राम, एंड आपका मोलर मास क्या है 12 ग्राम पर मोल। तो 6 सेकेंड है 1/2, ग्राम से ग्राम कैंसल, पर मोल ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 ऊपर जाएगा तो मोल बन जाएगा, और इस 1/2 को हम करें 0.5 मोल। तो ये होगा आपका आंसर, जो कि कौन आंसर है, बी नंबर। इसका आंसर क्या होगा आपका, बी। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट IE1। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, IE1, यहाँ ये यहाँ नीचे होगा, है ना, वहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। ये IE1 है क्या, सबसे पहले इसको समझा जाए। देखिए ये आई और ई जो है वो इंडिकेट कर रहा है आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, इसका मीनिंग निकल रहा है क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। और ये 1 निकालने का मतलब बोल रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है, इसको भी समझेंगे हम लोग तुरंत में, आप घर बढ़ाइए नहीं, है ना, आराम से बस बैठ के देखते रहिए, है ना, और स्क्रीन शॉट लेते रहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स, है ना, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन के बाद स्क्रीन शॉट लीजिएगा, आपका वहां पे फोटो क्लिक हो जाएगा जी। तो चलिए देखते हैं, है ना, कि अगर, है ना, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं सर स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम पीडीएफ भी भेज सकते हैं, अच्छा देखेंगे, है ना, लेकिन नहीं, पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको, है ना, आपको स्क्रीनशॉट ही लेना, कुछ लिखिए, है ना, खुद से लिखिए, है ना, आप ये पीडीएफ पीडीएफ ला करके नहीं, हाथ पर चलाइए थोड़ा, समझते हैं। पहले आयनाइजेशन, देखो होता क्या है आयनाइजेशन, अच्छा ये एनर्जी है, मतलब चलो ठीक है, तो यहाँ एनर्जी का बात होगा, ये आयनाइजेशन को अगर आप देखिए ध्यान से, या तो उसको सुनिए, है ना, तो उसमें एक साफ साफ एक वर्ड आ रहा है आयंस, नहीं आयन आयन नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें आयन वाला वर्ड आ रहा है। और ये आयन का वर्ड आप सुनते ही आप क्या समझते हैं, किसी पे भी किसी तरह का चार्ज है, तो पॉजिटिव या तो क्या नेगेटिव, है ना, कि किसी भी एटम पे या तो किसी भी मॉलिक्यूल पे अगर किसी तरह का चार्ज अपियर होता है तो हम उसको आयंस बोलने लगते हैं, ऐसे करके, ठीक है। देखो यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी एक्सप्लेन किया जाता है वो ऐसे जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज के लिए अलग होता है, इसको हालांकि आयन बोलते हैं, अगर इसको आयनाइजेशन एनर्जी से उसको नहीं, यहाँ पे मतलब कि किसी आइटम पे पॉजिटिव चार्ज वगैरह अगर आता है तो हम उसमें आयनाइजेशन एनर्जी का टर्म यूज करते हैं, कि किसी आइटम में अगर आपका पॉजिटिव चार्ज अगर आ रहा है या पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो रहा है तो क्या बोलते हैं ना, आयनाइजेशन एनर्जी का टर्म वहां पे यूज किया जाता है। अब देखो जैसे मान लीजिए आपके पास सोडियम है, आप चाहते हैं इसको आयंस में बनाना, आयंस बनाना मतलब कि आपको क्या बनाना पड़ेगा, Na+, है ना, हालांकि Na- तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर Na+ तो जी हाँ, ये तरह का क्या बनेगा, ये आयन बनेगा। देखो अच्छा, ये जो प्लस बना, ये क्यों बना होगा, क्योंकि सर सोडियम है, इसमें 11 प्रोटोन होंगे, सर कैसे जाएंगे 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है, और इस से न्यूट्रल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। लेकिन अगर इस Na+ का बात किया जाए तो प्रोटॉन तो 11 के 11 रहेगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस में कोई तरह का छेड़खानी नहीं कर सकते, है ना, प्रोटॉन का भी हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, हमारा जो भी काम होता है
लेकिन एक प्लस है सर, मतलब कि प्रोटॉन का संख्या एक जाता है, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अगर 10 हो गया है, कि अगर 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन मिलके ही क्या बनेगा, Na+। तो अगर यहाँ से यहाँ जाया जाए तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है, कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहा है। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, कि यहाँ से यहाँ जाने में सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा रहा है। तो क्या किया जा रहा है यहाँ से, इस सोडियम यहाँ से जहां जाने में, आप चाहते हैं कि सोडियम से सोडियम प्लस बने, तो आपको सोडियम वाले एटम से क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? देखो देखो, तो अब ये तो हुआ बेसिक सा चीज। देखो कि अगर जब भी किसी पे भी पॉजिटिव बनाना है आपको, है ना, चाहे सोडियम प्लस हो या किसी भी, जैसे H+, जैसे मान लीजिए आपका हाइड्रोजन है, आप चाहते हैं H+ बनाना, मैंने एक पॉजिटिव लाना, तो आपको पॉजिटिव लाने के लिए इस हाइड्रोजन से आपको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ही पड़ेगा, है ना, निकालिएगा इस इलेक्ट्रॉन को, तभी जाके वो H+ बनेगा। अच्छा देखिए, अब किसी भी एटम में अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे, है ना, तो उसके पास तो एटम खूब होता है, लेकिन एटम तो बहुत सारा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर, है ना, 1 2 3, जैसे सोडियम का बात किया जाए 11 है, तो क्या हम 11 निकाल लेंगे? नहीं, हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जो सबसे वैलेंस शेल में है ना, हम लोग हमेशा, है ना, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं जो सबसे क्या है, वैलेंस शेल में है। तो अब रहा बात कि जैसे देखिए, तो जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं, तो निकालने के समय आप, ऐसा नहीं है कि आसानी से निकल जाएगा, है ना, उसको निकालने में, जैसे कोई भी अगर मान लीजिए आपका यहाँ एटम है और उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन को आप अगर रिमूव करना चाहते हैं, तो सम अमाउंट ऑफ आपको एनर्जी यहाँ पे देना ही पड़ेगा, है ना, कि किसी आइटम में ऐसे नहीं है खुद से निकल जाएगा, आपको वहां एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, अगर किसी का एनर्जी कम अगर लगेगा तो ऑटोमेटिकली एटमोस्फेयर से ले लेगा, लेकिन हाँ, विदाउट एनर्जी कभी भी वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, वहां पे आपको सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां चाहिए ही चाहिए, तभी जाके उस आइटम से निकलेगा। देखो, तो वह एनर्जी जो किसी एक आइटम को दिया जाता है, देखो इसका तो प्रॉपर डेफिनेशन होता है कि गैसेस आइटम में कन्वर्ट, गैसेस आइसोलेटेड आइटम होना चाहिए, फिर गैसेस में कन्वर्ट करके उसके बाद मैंने गैसेस में फॉर्म में होना चाहिए, ऐसे करके। तो वो सब अगर थ्योरी लिखना तो उसके लिए, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव है तो उसके लिए क्या समझ सकते हैं, कि किसी भी आइटम में आप जो एनर्जी देते हैं, ताकि उसे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए बाहर, सर इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या होगा, उसका आयन बन जाएगा, है ना, कि आप जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, किसी एटम को देते हैं, ताकि उसका वहां से क्या हो, है ना, वहां इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इलेक्ट्रॉन निकलने से कारण से आयन बन जाए, तो इसी एनर्जी को जो किसी एटम में दिया जाता है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, है ना, उसी को बोला जाता है क्या, आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। कि अगर देखो आप समझ में आएगा, है ना, कि मैंने पूरा प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बोला जा रहा है, प्रॉपर डेफिनेशन तो गैसेस आइटम आइसोलेटेड सब लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको समझने के लिए क्या बता रहे हैं, कि अगर किसी एटम में अगर चाहते इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, तो वह अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको उसमें डिमांड हो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे क्या करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा देखो, अब किसी एटम में हमेशा मान लीजिए कि बाहर में आपका 3 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल मतलब जो सबसे बाहर में है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अगर 3 है, तो ये तीनों को निकाला जा सकता है। देखिए, तो जो अगर मान लीजिए, अब ऐसा नहीं कि तीनों वन टाइम निकलेगा, नहीं, बारी बारी से निकलेगा। जैसे मान लीजिए पहले आप निकालने गए, तो अगर एक निकाले तो उसको बोलता है आयनाइजेशन एनर्जी 1, कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा सो। अच्छा, उसके बाद फिर से निकालने जाइएगा तो आपका कौन सा दूसरा निकाल रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब कि दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगा सो, है ना। सिमिलरली थर्ड निकालिएगा तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, इस तरीके से हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं। ठीक है जी। देखो, तो अब अगर हमारा क्या पूछा है, इसका पीछे वाले क्वेश्चन में देखिए, तो क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट IE1। IE1 मतलब कि अगर आपके पास नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, सोडियम हो, अगर चारों के चारों एटम है ना, तो चारों में अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन I1 लिखा हुआ है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो आपको मैक्सिमम हाईएस्ट लिखा हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगा, सो आपसे सवाल पूछा गया है। सो चलिए, तो हम लोग करते हैं सॉल्व इसको। देखिए, जैसे कौन कौन आइटम है भाई, मेरे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और कौन कौन है, कार्बन एंड सोडियम, कार्बन एंड सोडियम। तो कैसे निकालते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना पता, 7, तो 1s2 2s2 2p3। अच्छा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा, है ना। अच्छा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा, और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 1 ऐसे। देखिए, अच्छा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ निकलेगा सर, ये है आपका, इसका वैलेंस शेल, इसका भी वैलेंस शेल, इसका भी वैलेंस शेल, इसका भी वैलेंस शेल। तो देखिए, सोडियम क्या है, थर्ड शेल में गया, नहीं, अगर ये देखिए सोडियम का पहला, ये होगा पहला सेल, ये होगा दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये तीसरा सेल में इलेक्ट्रॉन है। बाकी और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का कहाँ है,
सेकेंड वाले सेल में। तो जितना न्यूक्लियस से दूर होगा, जितना सेल होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना और इजी होगा। मैंने सोडियम में बहुत ही इजी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बहुत इजी से निकलेगा, मतलब वहां एनर्जी सबसे कम लगेगा। अच्छा, हमसे सवाल क्या पूछा है? सबसे हाईएस्ट। तो मतलब कि हाईएस्ट में या तो नाइट्रोजन से लगेगा, या तो ऑक्सीजन, या तो कार्बन से। सोडियम का कभी भी लग नहीं सकता। अब रहा इन तीनों में से आप ध्यान देखिए, नाइट्रोजन का तो 2p3 है। और 2p3 का मतलब क्या हो गया कि देखिए यहाँ पे क्या है, ये हाफ फील्ड है। नहीं, देखिए 2p4 में ये हाफ फील्ड नहीं है, 2p2 में भी हाफ फील्ड नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन क्या होता है, 2p3 के कारण हाफ फील्ड होने के कारण से, है ना, अब इसका अगर यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा तो इसका स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा। क्योंकि कोई भी ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड होते हैं और फुल फील्ड होते हैं, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलता है। तो इसी कारण से नाइट्रोजन के पास पहले से ही हाफ फील्ड है। इसी कारण से ये कभी भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देगा नहीं, क्योंकि हम भैया स्टेबल हैं, हाफ फील्ड हैं। तो आपको सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कैसे पड़ेगा? नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन का जो आयनेशन एनर्जी होगा सबसे पहले निकालने में इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा, सबसे ज्यादा लगेगा। तो इसके अनुसार से हमारा जो आंसर होगा, क्या होगा, तुम्हारा ए नंबर, है ना। ये नंबर क्या होगा हमारा आंसर, नाइट्रोजन के पास क्या होगा, सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। चलिए आगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन। बीच ऑफ द फॉलोइंग वेज इज मोस्ट, है ना, कि चार ऑप्शन दिया गया है, उसमें बोला गया है कि इसके पास सबसे ज्यादा वेग है ना, सबसे ज्यादा वजनदार कौन है, सो पूछना है। ठीक है, आपका वन ऑप्शन क्या है कि 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन, मतलब यहाँ तो एक दिया है 1 ग्राम, आपका ये पहला में 1 ग्राम है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, 1 मोल ऑफ वाटर। अच्छा, 1 मोल वाटर है, तो 1 मोल ऑफ वाटर का कितना होता है, 18 ग्राम। ताकि 18 ग्राम पर मोल, है ना, जैसे मोलर मास वही ना होता है कि 1 मोल का जितना मास वही कहलाता है उसका मोलर मास। तो अगर 1 मोल है तो H2O में 2 + 16 = 18। मतलब कि इसका वेग कितना होगा 1 मोल वाटर का, तो 18 ग्राम। लिखा हुआ 1 मोल सोडियम, मतलब 1 मोल मतलब सोडियम का भी पीस एवोगाड्रो नंबर के इक्वल है, तो कितना होता है, तो 23 ग्राम पर मोल। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। देखिए यहाँ पे H2SO4 का मोलर मास निकाले जाएंगे तो 98 निकलेगा, 98 ग्राम। लेकिन 98 ग्राम कब होता है, जब वो 1 मोल होता है, यहाँ पे 1 पीस है। मतलब कि 98 ग्राम कब होता है, जब 6.022 इंटू 10⁻23 जब रहे पीस H2SO4 का, तब होता है उसका 98 ग्राम। अगर ये एक पीस होगा, 1 मोल को लिखा हुआ है, तो 1 पीस क्या होगा, 98 अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, ये तो बहुत कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा क्या है, सबसे मोस्ट पूछा गया है, मतलब जो सबसे ज्यादा वेट होगा हमारा, वो किसका होगा, सोडियम का। ये 1 मोल ऑफ सोडियम जो है 23 ग्राम है। और सबसे कम किसका होगा, इसका H2SO4 का। क्या देखिए, ये तो एटलीस्ट 1 ग्राम है, 18 ग्राम है, 23 ग्राम है, ये तो बहुत कम होगा। तो आपका जो आंसर होगा इसमें क्या होगा, थर्ड नंबर, 1 मोल ऑफ सोडियम। चलिए आगे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए इसको बनाते हैं हम लोग, है ना, इसको तो क्लास में भी हमको लगता है सॉल्व किया गया। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और लिख देते पहले हम लोग, है ना। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, जो बना है किससे, कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से, 3 आइटम से मिलकर बना है। ओके, बहुत सुंदर, 3 आइटम से मिलकर बने। तो इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स कार्बन इज 38.7%, मतलब कार्बन जो उसका परसेंटेज है उसमें कितना, 38.71%। ओके, हाइड्रोजन इन 9.67, ये कितना, 9.67% ऐसे। एंड ऑक्सीजन के बारे में दिया नहीं गया, ठीक है। तो तीन चीज से मिलकर बना है, तो आपका परसेंटेज कैसे निकलेगा भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन प्लस हाइड्रोजन को जोड़ के जो आएगा उसको हम लोग 100 से माइनस कर देंगे, ताकि कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कितना होना चाहिए, 100%, है ना। तो कार्बन आपका कितना, 38.71, हाइड्रोजन कितना आपका 9.67, ऑक्सीजन का पता नहीं तो 100 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज इक्वल टू कितना होगा, 100 माइनस 38.71 माइनस 9.67, यही होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। कैलकुलेटर कहाँ गया, है ना। तो अगर हम देखें इसका तो कितना भैया, है ना, कहाँ गया, क्या लिखा हुआ है, देखो। तो 100, है ना, इसमें माइनस करेंगे कितना, तो 38 कितना दिया हुआ है, 38.71, फिर से इसमें माइनस करना पड़ेगा, है ना, कितना, 9.67, ऐसे। तो कितना है भाई, 51.51, तो कितना है आपका, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, है ना, इसका कितना आंसर, तो 51.62%, मतलब कि ये परसेंट क्या आपका ऑक्सीजन है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। अन्य तीनों में कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है, हाइड्रोजन का भी दे दिया गया है, और किसका, ऑक्सीजन का भी दे दिया गया है। तो अब इनमें से अब हमें क्या पूछ रहा है, कि अगर ऐसे है, ठीक है भैया, ऐसे है तो चलिए इसको हम हटा, अच्छा रुको हम इधर कर लेंगे ना, क्या इसको बार बार ओपन करते रहेंगे, साइड से कर लेंगे, है ना।
हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना, इसे कर लेंगे हम। ठीक है जी, देखिए तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इट्स इम्पेरिकल फॉर्मूला। अच्छा सॉरी, इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, सो हमसे पूछा जा रहा है। ओके ठीक है, तो इम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का क्या होता है भाई, प्रोसीजर कैसे निकालते हैं, आपको सिखाया गया है क्लास में भी, है ना, कि हम कैसे किसी भी कंपाउंड का इम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सो देखिए, तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे कार्बन का एवरोज, मतलब कि अप्रॉक्स कितना पीस है, हाइड्रोजन कितना पीस है, ऑक्सीजन। अच्छा कैसे निकालेंगे, जिसका मोलर मास है तो 38.71 डिवाइडेड बाय 12, ऐसा कितना होगा 9.61 डिवाइडेड बाय 1, और ऑप्शन कितना होगा 51.62 डिवाइडेड बाय 16। अच्छा इसको करेंगे तो कितना आता है हमारा, अप्रॉक्स आएगा आपका 3.22। अच्छा इसका कितना आता है 9.67, ऐसा कितना आएगा 3.22 ऐसे। अच्छा देखिए, अब इसको एक तो नंबर है नहीं, इसको हमने एग्जैक्ट नंबर करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, तीनों को हम लोग 3.22 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे कितना आएगा आपका 3, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 1। तो मैंने कार्बन कितना होगा 1, हाइड्रोजन कितना होगा 3, ऑप्शन बी 1। तो ये बनेगा आपका फॉर्मेशन, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं कुछ कॉमन आ रहा है, मतलब यही इसका क्या होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो C3 जिसको हम लिख सकते हैं CH3O, ये जो फॉर्मूला होगा वो होगा इसका क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला, और कौन है ये, सी नंबर है ना, CH3O, ये हो इसका क्या होगा आंसर। तो चौथा का आंसर क्या होगा आपका, ये CH3O। चलिए आगे क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट है ना, एटम्स एज आर इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। अच्छा मतलब बोल रहा है कि कार्बन का संख्या किसमें सेम होगा, अगर हमारे मतलब बोल रहा है कि अगर 6 ग्राम कार्बन है, 6 ग्राम मेरे पास क्या है कार्बन, कार्बन का पीस होगा। जब पीस कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा 6/12 इक्वल टू 0.5, है ना, इतना मोल। और इसमें मोल्स निकालेंगे तो क्या होगा, मैंने पीस निकालेंगे तो 6 × Na, तो कार्बन नंबर के मतलब इतना पीस होगा यहाँ पे 6 ग्राम कार्बन में, मतलब 0.5 Na, है ना, 0.5 Na मॉलिक्यूल्स होंगे या तो आइटम्स होंगे किसके कार्बन के, जब अगर वो 6 ग्राम कार्बन होगा तब। बोल रहा है कि अगर 6 ग्राम, तो हमको बोल रहा है कि इसमें चारों में से A B C D, है ना, जैसे 6 ग्राम इथेन हो, 8 ग्राम मीथेन हो, या 28 ग्राम प्रोपेन हो, या 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड हो, तो इनमें से कार्बन का संख्या, है ना, सेम किस में है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं ए नंबर इथेन का, क्या है 6 ग्राम इथेन का क्या होगा फॉर्मूला, CH3 एक काम कीजिए, इसका मोल्स निकालिए, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना निकलेगा 6 बटा इसका कितना होगा मोलर मास, कितना होगा बताओ, तो 6 12 दूनी 24, और 24 और 6 कितना हो गया आपका 30, तो 6/30 है ना, तो 1/5 मैंने 0.2, इसको अगर नंबर निकालेंगे तो 0.n नहीं, ये तो 0.5 आना चाहिए, तो है नहीं, मतलब यहाँ पे कार्बन का संख्या नहीं होगा, मतलब ये तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकला है इससे, है ना। और इसमें कार्बन का संख्या देखा जाए तो एक इथेन में कितना है, एक और एक दो कार्बन, है ना, तो इतना पीस होगा मीथेन का, इसको फिर डबल करना पड़ेगा, तो उतना निकल जाएगा उतना संख्या ऑफ किसका, 0.4 Na, इतना संख्या होगा कार्बन का। अच्छा तो ए नंबर तो नहीं हो सकता। बी नंबर का अगर बात करेंगे हम लोग, तो क्या है 8 ग्राम मीथेन CH4। ठीक है, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना, अच्छा मीथेन में कितना कार्बन है, एक कार्बन है, मतलब जितना मोल्स होगा मीथेन का उतना ही कार्बन होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या 8, इसका मोलर मास कितना 16, तो 1/2 इक्वल टू कितना होगा 0.5। अच्छा इसको अगर ये इतना मोल्स निकला, पीस में निकालने के लिए इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.5 Na। अब सिंस एक मीथेन में एक कार्बन है, तो इतना सारा मीथेन में भी उतना पीसी कार्बन होगा, देखिए तो 6 ग्राम कार्बन में कितना मीथेन था 0.5 Na, कार्बन संख्या कितना था 0.5 Na का एटम था कार्बन का, तो मीथेन अगर 8 ग्राम का है तो उसमें भी आपका 0.5 Na, है ना, मतलब इतना ही पीस होगा क्या आपका कार्बन का, मतलब इन दोनों में या तो 6 ग्राम कार्बन हो या 8 ग्राम मीथेन हो, है ना, इन दोनों में आपका नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो होंगे वो क्या होंगे, दोनों में सेम होंगे। और वही हमसे पूछा भी गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम, तो आपका जो बी नंबर होगा वो क्या होगा आपका सही आंसर। चलिए 6 नंबर, what will be the molality of solution containing 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन, ये तो बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, सॉल्यूशन कैसे क्या पूछा भाई, मोलालिटी, तो क्या होता है फॉर्मूला मोलालिटी का, अरे लगाइए सर, है ना, क्या होता है बताइए, वेट बाय क्या मोलर मास, है ना, डिवाइडेड बाय, है ना 1000 अपन में क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, कि सॉल्वेंट है जो उसका क्या ग्राम में। अच्छा ये आपका क्लास में बताया गया होगा। चलिए वेट कितना दिया हुआ है 18.25,
0.25, ठीक है। मोलर मास किसका बात किया जा रहा है? HCl का। तो क्यों ना HCl का निकाला जाए। तो हाइड्रोजन से मिलकर बना क्लोरीन से कितना 1 और कितना साढ़े कितना जाएगा रे? साढ़े कितना था? 7 साढ़े 35 होता है इसका, है ना। तो कितना होगा? 36.5। तो आपका मोलर मास कितना होगा भाई? 36.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000, किसमें डिवाइड जाए? 500 ग्राम वाटर, यही सॉल्वेंट है इसमें। तो 500, तो 5 2 जा 10 से चला जाएगा ये। तो 18.25 डिवाइडेड बाय 36.5, अच्छा 18 दूनी 36 है, ये 1/2 जाने वाला नहीं, और ऐसे करके तो ये 1/2 से जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2। तो कितना होगा? 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो क्या होगा? 1 मोलालिटी। तो 1 का आंसर है 3 नंबर, तो बी होगा क्या आपका आंसर इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम 6 का आंसर मिल जाएगा आपका। चलो उसके बाद हम क्या बात करते हैं? व्हाट इज द, अरे 6 वे 6 में है, अरे यार कॉपी सेम क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर, व्हाट विल बी द मोलैरिटी, इस बार मोलैरिटी पूछा गया, ठीक है। सॉल्यूशन दैट कंटेन्स इतना ग्राम ऑफ NaCl इन 500 ml, ओके कोई बात नहीं भैया, मोलैरिटी पूछा गया है तो ठीक है। पहले तो मोलैरिटी का हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। मतलब मोलैरिटी का क्या लिखेंगे? फॉर्मूला, कि क्या होता है मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो उसको पहले वेट डिवाइडेड क्या मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या सॉरी मल्टीप्लाई 1000 अपन क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। कितना दिया हुआ है भाई वेट? तो 5.85, ओके, है ना। NaCl का मोलर मास निकालेंगे तो सोडियम क्लोरीन का, सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना 35.5, कितना होगा बताइए 58.5। यहाँ पे क्या होगा आपका 58.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000। अच्छा वॉल्यूम कितना दिया हुआ है भाई? तो आपका 5, तो 5 2 जस्ट कट जाएगा। अच्छा ये आपका कितना करेगा 58 है ना, 1/10 से, है ना। तो 0 कहाँ गया, है ना। तो 1/10 ना जाएगा रे। तो 5.85 डिवाइडेड बाय 58.5, है ना। जी हाँ 0, तो 0.1 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 2, तो कितना होगा 0.2 मोलारिटी। तो मोलर या तो क्या लिख सकते हैं 0.2 मोल पर लीटर। तो का आंसर आपका C नंबर। तो क्या होगा इसका आंसर? C, ठीक है। इस तरीके से 7वां का आंसर हो जाएगा। चलिए ये सब रिपीट हो रहा है बाबा, है ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट। अच्छा अच्छा यहाँ अच्छा मतलब एक एलिमेंट दिया हुआ है जहाँ x है, यहाँ लिखा हुआ है 89 और यहाँ पे लिखा हुआ है 231। क्या बोला? नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, न्यूट्रॉन बताइए एंड इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखिए जस्ट नोटेशन है, किसी भी एटम में, है ना, जो यहाँ लिखा रहता है क्या रहता है आपका एटॉमिक नंबर, यहाँ एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे क्या लिखा रहता है आपका मास नंबर। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो आपका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है 89, और जो यही होगा ये क्या होगा प्रोटॉन का संख्या होगा। तो देखिए पहले प्रोटॉन है, मैंने प्रोटॉन कितना होगा तुम्हारा 89। अच्छा फिर है आपका न्यूट्रॉन एंड देन फिर इलेक्ट्रॉन। अच्छा न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं भाई? तो मास नंबर माइनस प्रोटॉन का संख्या, मास कितना है आपका 231 माइनस कितना 89, मास प्रोटॉन का संख्या कितना आएगा तुम्हारा 142, माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन का संख्या कितना आया 142। और क्या आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का संख्या, देखिए इलेक्ट्रॉन का संख्या इक्वल टू क्या होता है प्रोटॉन का संख्या, अगर वो न्यूट्रल है तो, क्योंकि एक्स में कोई चार्ज नहीं है, मतलब जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी कितना होगा आपका 89। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा 89। देखो इस क्वेश्चन में ध्यान देना, है ना, जिस सीक्वेंस में सवाल पूछा है आपका आंसर भी उसी सीक्वेंस में होना चाहिए, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो 89 142 और 89 कहाँ आंसर है यहाँ पे, तो ये आपका होगा बी नंबर इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए 9 नंबर, कि वह एटम्स विथ सेम मास नंबर, है ना, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अच्छा ये तो आसान था क्वेश्चन, देखिए दो ही तो है, एक होता है आइसोटोप्स, है ना, एक क्या होता है आपका आइसोबार्स। आइसोटोप्स कहते हैं अगर दो आइटम है ना, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर मान लीजिए अलग है, ये दोनों, है ना, तो इसको बोलते हैं आइसोटोप्स। और आइसोबार किसको बोलते हैं कि दो आइटम है ना, जिनका मास नंबर सेम है, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए एक्स है, यहाँ भी एक्स है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है अलग अलग, ऐसे वाई जेड रहे, तो इसका बोलते हैं आइसोबार। तो मैं क्या पूछा सेम मास नंबर, ठीक है, तो सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक, तो आइसोबार। तो आपका क्या होगा आंसर इसका आइसोबार। चलिए 9 के बाद 10,
द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन द सेम ग्रुप इज ड्यू टू द रीजन। अच्छा देखिए, बिल्कुल सही बात। देखिए, जितने भी पीरियोडिक टेबल बने हैं या इसमें जो भी एलिमेंट बना है, नाइट्रोजन और फास्फोरस को हम एक ही ग्रुप में रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिएगा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर करके तो कितना होता है 7, तो 2 एंड 5 ऐसे करके आप कर सकते हैं सिंपली। और फास्फोरस कितना होता है 15, तो 2 8 5। देखिए, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, इसके बाद अगर जो भी एटम का 2 8 8 5 जिसका भी होगा, है ना, जैसे आर्सेनिक का, है ना, ऐसे, तो ऐसे, तो इन्हें भी सेम ग्रुप में रखा जाएगा। तो किसी एक एलिमेंट का सेम प्रॉपर्टी मिलता है या सेम ग्रुप में रखा जाता है, क्यों का? क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सबके सेम होते हैं। तो जिन भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, समझिए उन लोग एक ग्रुप में रखा जाएगा। तो सवाल ये पूछा गया है कि सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, है ना, सॉरी इसको ऐसा ऐसे करते हैं, है ना, ये क्या लिखा गया है कि सिमिलर, है ना, फिजिकल एंड केमिकल सेम ग्रुप इज ड्यू टू द रीजन। क्या रीजन होता है इसको? तो क्या आपका ए नंबर द सेम नंबर ऑफ, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, they have same number of proton, they have same number of valence electron and they have etc by similar। नहीं, देखिए, तो उनका अगर प्रॉपर्टी किसी का सेम हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका सी नंबर ऑप्शन है, क्योंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का होता है सब में सेम। तो क्या होगा इसका आंसर? सी नंबर होगा कि सबके साथ सेम अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उनका प्रॉपर्टी अब क्या मिलेगा, सेम देखने को मिलेगा, और उन्हें सेम ग्रुप में रखा भी जाता है इसी कारण से। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अच्छा, हैलोजेंस आर प्रेजेंट इन, तो एकदम बच्चा वाला सवाल है। किसी पी ब्लॉक में हैलोजन किसको बोलते हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी एक को भी लिख के देखिए। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5, कहाँ खत्म किया? पी में, तो पी ब्लॉक में रहेगा ये, है ना। तो आसान सा क्वेश्चन था ये। 12, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज। अच्छा ठीक है भाई, क्या स्पेसिफाइज करता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम? देखिए, क्वांटम नंबर का बात करें तो 4 तरह के क्वांटम नंबर होते थे, है ना। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना, मैट्रिक क्वांटम नंबर और स्प्रिंग क्वांटम नंबर। ये चारों, है ना, मिल के किसी भी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता सकते थे। ऐसे जहां एन क्या बताता है कि कौन से सेल में है ना। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो पहला सेल कि दूसरा सेल, पहला में है कि दूसरा में है कि तीसरा में है कि चौथा में है, कि कौन से सेल में, सो कौन इंडिकेट करता था? हमारा एन, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? सब सेल को, ये कौन से सब सेल में होंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए पहला में आपका एस होता है, दूसरा में क्या होता है? एस एन पी होता है, तीसरा में क्या होता है? एस पी डी होता है, इसमें क्या होता है? एस पी डी एफ होता है। तो आखिर मान लीजिए आप एन से पता कर लीजिए फोर्थ सेल में, तो फोर्थ में एस में है कि पी में है कि डी में है कि एफ में, कैसे पता चलेगा? उसके लिए कौन था तुम्हारा? एल। और जो एम है वो क्या बताता है कि जैसे मान लीजिए पी में है, पी में तो 3 ऑर्बिटल है भाई, है ना। ये आपका यहाँ पे अब जिसको बोलते हैं पी एक्स, एक को क्या पी वाई और एक को पी जेड। तो 3 में आखिर है किस में इलेक्ट्रॉन? पी एक्स में है कि पी वाई और पी जेड में, इसको बताता है ये तुम्हारा एक्स, जो क्या होता है आपका ऑर्बिटल, है ना। ऐसे तो हमें जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है ना। मैंने कहा, मैंने कि अब देखो, अब यहाँ पे 2 चीज लिखा हुआ है, शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड, है ना। अच्छा देखो, ये तो साइज ऑफ ऑर्बिटल है, साइज पे तो नहीं बात करेगा, साइज का बात तो सेल करेगा, है ना। अच्छा, शेप का बात, अच्छा शेप मतलब एस का अलग शेप होता है, पी का अलग शेप होता है, कौन बात करेगा? तो एस पी डी आपका एल बात करेगा शेप ऑर्बिटल। लेकिन ओरिएंटेशन जो होता है, मतलब देखो ये पी एक्स, देखो अब तुम लिखता होगा कि जैसे पी का वैल्यू -1 होता है, तो -1 0 +1, इसका मतलब होता है कि ऑर्बिटल किधर घूम रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक्सिस मानते हैं, मान लो ये जेड एक्सिस है ना, वाई है, मान लीजिए ये वाई है, और क्या आपका एक्स। तो पी एक्स कोई जेड में होता है, कोई पी वाई में होता है, तो पी एक्स में। तो अगर पी एक्स में बता रहे हैं, मतलब कि आपका पी एक्स में ओरिएंटेशन चल रहा है, तो मतलब कि जो आपका ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल है ना, वो मतलब आपको 0 बताया, मतलब पी वाई है, मतलब कि वो पी वाई एक्सिस की तरफ ही घूम रहा है। अगर +1 है तो पी जेड है, मतलब कि आपका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, वो ऑर्बिटल के कौन से डायरेक्शन में उन लोग का इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या कैसे उसका ओरिएंटेशन है, इस चीज को इंडिकेट करता है। तो 12 का कौन सा आंसर होगा आपका? सी नंबर। ठीक है, ऐसे देखिए 13 क्वेश्चन, which of the following set of ions present a collection of isoelectronic species? isoelectronic बोला गया नहीं। अच्छा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलते हैं? सबसे पहले ये, है ना, किसको बोलते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए ए और बी है, अगर इन दोनों को आइसो मतलब क्या होता है? सेम। और यहाँ का लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब अगर ए के पास 10 इलेक्ट्रॉन है और बी के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं? ये दोनों आपस में क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना। मतलब कि कोई भी 2 एटम या 2 से अधिक एटम, है ना, जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखिए, हमें यही पूछा गया है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, है ना, चारों में से किनके पास, है ना, कौन सा, जैसे पोटेशियम है, कैल्शियम है, स्कैंडियम है, क्लोरीन है,
किनके पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक किसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो चलिए, तो अगर हम पता करते हैं तो ऑप्शन नंबर, अरे ये क्या हो गया है ना, हाँ, अगर हम बात करते हैं किसका, अगर ऑप्शन नंबर ए का, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है आपका के प्लस है ना, फिर बी में क्या आपका कैल्शियम पर 2 प्लस है, इसमें क्या फिर स्कैंडियम पे 3 प्लस है, और डी नंबर क्या आपका मतलब कि इसमें मतलब डी नंबर नहीं मतलब ए में ही सारा ऑप्शन है, और क्या आपका क्लोरीन पे माइनस। अच्छा, पोटेशियम का अगर प्रोटॉन का संख्या करें तो इसका 19 होता है, कैल्शियम का कितना होता है 20, स्कैंडियम का जगह 21, और क्लोरीन का कितना 17। प्रोटॉन का संख्या ये सर कैसे प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर हो इसका प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा सर, एक प्लस है मतलब घट जाएगा 18 हो जाएगा, कैल्शियम में 2 प्लस है तो कब तो 18 हो जाएगा इसका भी, स्कैंडियम में 3 प्लस है तो इसका भी 18, क्लोरीन का एक माइनस तो 17 और एक जोड़ के कितना होगा 18। देखिए, तो ये जो सेट दिया हुआ है सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब जी हाँ, ये जो सेट है ए नंबर उसमें सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये वाला सेट क्या आपका एक तरह का आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बाकी आप किसी का भी निकाल के देख लीजिएगा, सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। चलो, अगर आपको दिखा दे यहीं पे निकाल के, जैसे मान लीजिए अब डी निकालते हैं, डी में क्या आपका है ना, सोडियम पर प्लस है, मैग्नीशियम पर 2 प्लस है ना, अल्युमिनियम पर 3 प्लस है, और क्लोरीन पर माइनस है। तो क्लोरीन का तो निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन 18 होता है, इलेक्ट्रॉन सीधा निकाल रहे। अच्छा, अल्युमिनियम में कितना होगा, अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, 3 प्लस है तो 3 कम हो गया तो मैंने 10 होगा, इसमें भी कितना 10, इसमें भी कितना होगा 10। देखो, तो ये तीनों में तो ठीक था 10-10, लेकिन क्लोरीन का कितना 18, तो क्या चारों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, तो इन सभी को हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं बोल सकते। हाँ, इन तीनों को बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो चारों दिया हुआ है, तो चारों में इसलिए कहां से ये नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा। तो क्या होगा आपका ए नंबर में, जिसमें चारों के चारों का 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसी से आंसर क्या होगा आपका ए नंबर। चलिए, 13 के बाद है ना 14, क्या बोला गया है कि द इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय, ओके, क्वांटम नंबर से सवाल है। बोला गया है कि अगर कोई भी ऑर्बिटल मान लीजिए पी ऑर्बिटल है ना, और पी ऑर्बिटल में मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और क्या लिखा हुआ है सेम ऑर्बिटल, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे इसका मान लीजिए 3p है, मान लेते हैं 3p है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 3p4 लेते हैं, 3p4 ऐसे है, तो सेम ऑर्बिटल मतलब कि अगर ये ऑर्बिटल में सेम ऑर्बिटल हो गया ये, तो अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नंबर 1 और क्या भाई इलेक्ट्रॉन नंबर 2। देखिए, तो अगर इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 2 को अगर डिस्टिंग्विश करना है तो कौन सा क्वांटम नंबर है जो इसको अलग कर सकता है। अच्छा बताइए, अगर हम इसका n का वैल्यू लिखेंगे इसके लिए, तो ये भी 3p में है तो इसके लिए 3 लिखा जाएगा, इसके लिए भी 3, तो क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्टिंग्विश कर पाएगा, नहीं, तो ए नंबर तो नहीं हो सकता। चलिए, दूसरा, अगर l का वैल्यू, अच्छा ये जो ऑर्बिटल है वो p में है, मतलब कि इसके लिए 1 होगा है ना, अच्छा ये भी इलेक्ट्रॉन p में ही, इसके लिए भी 1, मतलब एजीमुथल भी नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक होता है चारों निकालते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, अगर मान लीजिए -1 है, 0 +1, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा -1 तो ये भी नहीं कर पाएगा इसमें। तो क्या बचा स्पिन, देखिए अगर एक अपवर्ड की आ रहा है, तो अगर अपवर्ड को हम प्लस बोलते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसको प्लस बोला जाए, आप इसको माइनस भी बोल सकते हैं, लेकिन किसी एक ही होगा। तो अगर कोई एक प्लस बोलते हैं, चलिए मान लीजिए माइनस बोलते हैं या तो प्लस, जो भी बोलना है, हालांकि मैक्सिमम लोग प्लस बोलते हैं, यहाँ से हम लोग प्लस बोलेंगे, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अगर हम इस फर्स्ट वाले को अगर हम प्लस बोलते हैं, तो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसका स्पिन जस्ट उसका अपोजिट होगा, माइनस होगा। देखिए, मतलब जो एस का ही जो वैल्यू है इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होगा, और इस एस के माने से एस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसी स्पिन क्वांटम नंबर के हेल्प से ही हम है ना इस इलेक्ट्रॉन को, मतलब किसी एक ऑर्बिटल में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं या तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मैंने बता सकते हैं अच्छा ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों का है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग नेचर के हैं। सो इसका होगा आंसर हमारा सी, स्पिन क्वांटम नंबर। चलो, 15 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला गया, ए बॉडी ऑफ मास, ओके, अच्छा न्यूमेरिकल है तो इसको लिखा जाता है, लिखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं इसका पहले सही से। क्या बोला, एक बॉडी है जिसका मास है, ठीक है, मास कितना दिया है भाई, तो 10 मिलीग्राम। अच्छा काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर -3 ग्राम, है ना, मिली मिली को 10 का पावर 3 लिख सकते हैं। मूविंग विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड से, अच्छा इसका वेलोसिटी भी दिया हुआ है कितना 100 मीटर पर सेकंड, इसको मिली मत समझना, ये मीटर है, वेलोसिटी है ना, तो मीटर पर सेकंड होगा, ऐसे मीटर पर सेकंड। द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वाज एसोसिएटेड विद वुड बी, ऐसे करके। अच्छा मतलब कि हमको वेवलेंथ पूछ रहा है, लेम्डा का वैल्यू जो डी ब्रोगली। अच्छा,
जो पढ़ेंगे उनको पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला था कि h/p, है ना, जहाँ पे h क्या है प्लैंक कांस्टेंट, जिसका देखिए आपका वैल्यू दिया भी हुआ है ना, जूल सेकेंड, और p क्या है आपका मोमेंटम। अच्छा, सिंस हमारा एक बॉडी मूव कर रहा है यहाँ पे, ओ सॉरी लेट चला गया, तो बॉडी मूव कर रहा है तो वहाँ पे मोमेंटम हमारा किससे जाएगा, मास और वेलोसिटी से, है ना। और हम लोग क्या हम लोग जानते भी हैं इसका फॉर्मूला, है ना, क्या होगा भाई, तो h बाई मोमेंटम इक्वल टू p इक्वल टू क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, तो क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, ऐसे। तो ये होगा फॉर्मूला। अब इसको पुट करना है तो हमको लेमडा निकालना है। अच्छा, h का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, तो 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर -34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय, अच्छा मास का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 10, अच्छा इसको कर सकते हैं क्या, 10 का पावर 1 है तो इसको 10 का पावर 2 कर देते हैं, है ना, ग्राम मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया, 100 मीटर पर सेकेंड, ऐसे। अच्छा ये क्या है, 1/100, ये भी कट जाएगा, मतलब ये तो आपका 10 का पावर 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा, 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर -3, नीचे तो कुछ नहीं बचा, 1 हो गया ये, है ना, ऊपर में जूल, है ना, फिर सेकेंड, अच्छा ये चल जाएगा, ये भी सेकेंड बन जाएगा ऊपर जाएगा तो, अच्छा ये क्या होगा, पर मीटर, और ये पर ग्राम, ऐसे। अच्छा इसको हम लिख सकते क्या, लेमडा इक्वल टू क्या होगा, 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर -34 जूल सेकेंड का स्क्वायर पर मीटर और ग्राम पर मोल, ऐसे। तो ये होगा हमारा आंसर। अब यहाँ पे तो ऐसा आंसर दिया ही नहीं है ना, ये तो इसका आंसर दिया ही नहीं बाप, तो कैसे बनाएंगे भाई, अब देखो, अब सिंस, है ना, हमारा जो वेवलेंथ है उसको हमेशा मीटर में करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ खेल है पैसा किसका, तो सिर्फ किसका, है ना, यूनिट का, कि हम कैसे यूनिट निकालेंगे। सो देखिए, अच्छा सेकेंड आपका टाइम का यूनिट है, लेंथ किसका हो गया, मीटर का लेंथ हो गया, ग्राम मैंने, लेकिन ये जूल है जो वही क्या है आपका, मैंने लेंथ, देखो हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि हर यूनिट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, लेंथ में, टाइम में और वेट में। तो ये तो तीनों लेंथ टाइम वेट के ही है, बाकी जूल अलग है, तो जूल का हम लोग लिखेंगे, उसका पुट करेंगे, रेस हो जाएगा। चलिए देखिए, तो हमारा क्या आंसर, उस आंसर को लिखते हैं, लेमडा इक्वल टू आया कितना, 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर -34, है ना, जूल सेकेंड का स्क्वायर पर मीटर और पर ग्राम। तो जूल को देखो, जूल क्या है आपका, एक तरह का एनर्जी है, और ये क्या है, ये वर्क का है, मतलब वर्क को हम लोग जूल में डिनोट करते हैं। अच्छा, वर्क इक्वल टू होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना, और इसको फिर लिख कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, आप सबका यूनिट लिख दो। अच्छा, मास का किलोग्राम, एक्सीलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस का लिखेंगे हम लोग मीटर, मतलब कि जहां जूल है वहां पे लिख सकते हैं हम लोग किलोग्राम, है ना, मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे करके ये होगा जूल का यूनिट। तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा बताइए, तो 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर -34 इक्वल टू, अच्छा इसको यहाँ उसको पुट कीजिए, तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, है ना, पर सेकेंड का स्क्वायर, फिर सेकेंड का, देखो ये तो जूल का बराबर लिख दिया, बाकी सब लिखना पड़ेगा, सेकेंड स्क्वायर पर मीटर पर ग्राम। देखिए अच्छा, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड खत्म, अच्छा पर मीटर 2 है, यहाँ -1 है तो 1 बचेगा, तो लेमडा इक्वल क्या होगा, 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर -34 किलोग्राम। अच्छा ये मीटर और यहाँ से कट के क्या होगा, मतलब ऐसे होगा ना रे बाबा, ये 2 है, यहाँ क्या -1 है तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, ये आपका मीटर पर 1 बचेगा। अच्छा फिर क्या बचेगा, पर ग्राम, अच्छा ये ग्राम है किलोग्राम, तो चेंज कर दीजिए, तो 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर -34 किलोग्राम का क्या चेंज करेंगे, 1000 ग्राम लिख सकते हैं इसको, फिर क्या मीटर और पर ग्राम करने, देखो ओनली मीटर बचेगा, तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा, 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर -34 मल्टीप्लाई, अच्छा 1000 को हम लिख सकते हैं 10 का पावर 3 मीटर, इसको माइनस कर देंगे, तो लेमडा इक्वल क्या होगा, 6.63 इंटू 10 का पावर -31 मीटर, क्योंकि हमको लेमडा पूछा था ऐसे। देखो तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें यूनिट से आपको खेलना पड़ेगा, हालांकि मीटर में पूछा अच्छा है, आपको सेंटीमीटर कुछ भी पूछ सकता है, नैनोमीटर वगैरह एनीथिंग में। देखिए तो क्या होगा आपका, ये आंसर होगा 6.63 कहीं है इसका ऑप्शन की नहीं है, जी हाँ देखो ये सी नंबर है ना, तो क्या होगा, ये सी नंबर आपका क्या होगा इसका आंसर, कि 15 का सी नंबर क्या आपका सही आंसर। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें 16 नंबर क्वेश्चन का, है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, अरे यार ये तो बचपन से सीखता रहे, नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना, बी नंबर ऑप्शन, ये तो कुछ नहीं था। 17 नंबर,
कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एनी टू पॉजिटिव, मतलब नाइट्रोजन पर अगर 2 प्लस रहे तो किसमें रहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे करके। ठीक है, तो पहले हम नाइट्रोजन का बनाते हैं, सिंपल नाइट्रोजन रहेगा तो कितना टर्म नंबर 7, तो क्या होगा भाई 1s2 2s2 2p3। अच्छा N2 प्लस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे, बाहर से, ये तो 1s2 रहेगा 2s2 रहेगा, ये क्या होगा 2p1। देखिए यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड में है, 2s2 का भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में है, और 2p1 का इलेक्ट्रॉन एक है। तो क्या पूछा हमें, अनपेयर, मतलब यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, मतलब क्या होगा 17 का बी नंबर आंसर। चलिए 18, क्या बोल रहा है, ए वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस एंड 1। अच्छा देखिए, मैंने एक वेसल है, ठीक है, तो वेसल मतलब में कंटेनर है मान लीजिए, है ना, और एक तरह का वेसल है ना, जिसका इसका मान लीजिए इसको 1 बोलते हैं, इसका वॉल्यूम V1 कितना दिया हुआ आपका 120 ml, और इसका प्रेशर कितना है, प्रेशर इक्वल दिया है 1.2 बार, है ना, और टेम्परेचर कितना है इसमें 35 डिग्री सेल्सियस। ओके ठीक है, मैंने V1 P1 दे दिया। द गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल ऑफ वॉल्यूम इससे, अच्छा मतलब इसको यहाँ पे जो गैस भरा पड़ा है इसको ट्रांसफर किया जा रहा है दूसरे वेसल में, ठीक है, दूसरे वेसल में ट्रांसफर कर देंगे, इसका दूसरा नंबर है। इसका वॉल्यूम कितना है 180, मतलब कि इसका जो वॉल्यूम है V2 इक्वल टू कितना है आपका 180 ml, ठीक है ना, और यहाँ का टेम्परेचर भी कितना है 35 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वुड बी द प्रेशर, अच्छा मतलब P2 हमसे पूछा जा रहा है। अच्छा एक बात आप ध्यान देके देखिए, तो यहाँ शुरुआत में है 120 ml और 180, मतलब कि साइज बड़ा हो गया, अगर साइज बड़ा हो गया तो प्रेशर तो कम होगा, ये तो बात फिक्स है कि शुरू में 1.2 है, नहीं जितना बड़ा गैस में अगर 1 किलो छोटा गैस में भरोगे बड़ा गैस में भरोगे, तो जितना छोटा गैस है उसमें प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो क्या कर रहे हैं कि पहले एक छोटा टंकी था, है ना, जिसमें 120 ml था, उसमें इतना प्रेशर था, है ना, इसको ट्रांसफर कर दिया बड़ा टंकी में जिसका 180 ml हो गया, तो बताओ प्रेशर कितना हो गया। एक बात तो पक्का है भाई कि प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 1.2 से जो जो ऑप्शन होगा वही सही आंसर, देखो 0 पॉइंट अच्छा कम है, मैंने इसका भी चांस है, इसका भी चांस है, इसका भी चांस है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता सी नंबर, कभी नहीं हो सकता, ताकि 1.2 तो शुरुआत में था, जिसको ट्रांसफर किया कर अगले वेसल में जिसका वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, तो ऑफकोर्स इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि उसका जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज करेगा, है ना। तो अगर प्रेशर डिक्रीज करता है तो हमें बताना है कि क्या, अच्छा इस देखो इसको तो बहुत तरीके से बना सकते हैं, अगर आप जो नॉर्मल सबसे फेमस फॉर्मूला क्या है आपका कि पीवी इक्वल टू एनआरटी। अच्छा इसमें ध्यान दीजिए, अच्छा ये तो कांस्टेंट है, अच्छा टेम्परेचर यहाँ भी 35 है, यहाँ भी 35 है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है ना, और नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा बताइए यहाँ जितना गैस है सबका सब ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब जितना अगर यहाँ पे 1 किलो होगा तो यहाँ भी 1 kg, यहाँ 2 किलो तो यहाँ भी 2 kg, मतलब कि अमाउंट भी दोनों में क्या होने वाला सेम, मतलब ये पूरा का पूरा चीज होने वाला है सेम, इसको कांस्टेंट बोल सकते हैं। मतलब अगर हम केस 1 का बात करें तो P1 V1 इक्वल टू उसको सीधा K बोल देते हैं, कांस्टेंट है, और अगर केस 2 का बात करेंगे तो क्या होगा P2 V2 इक्वल टू, इसके लिए भी क्या कांस्टेंट है, वही टेम्परेचर वही गैस और वही गैस कांस्टेंट। देखो तो अगर इस क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को अगर इक्वेट करें तो ये के दोनों साइड है, मतलब कि क्या हो सकता है कि P1 V1 इक्वल टू क्या हो सकता है P2 V2, है ना, इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं ऐसे करके। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं बॉयल्स लॉ के अनुसार से, है ना, बॉयल्स लॉ क्या बोला था भाई कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है वॉल्यूम, तो PV इक्वल टू अगर कांस्टेंट हो सकता है ना रे कि P इक्वल टू K बटा V, एक कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो अगर इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो P भी इक्वल टू क्या हो जाएगा K। देखिए तो इसे करके तो P1 V1 इक्वल टू K भी होगा, P2 V2 ऐसे करके। तो देखिए तब P1 वो कितना दिया हुआ है भाई, तो 1.2 शुरुआत का प्रेशर, वॉल्यूम कितना था शुरुआत में तो 120, P2 हमसे पूछा गया कितना कर देगा वॉल्यूम तो 180, तो P2 इक्वल टू कितना होगा तो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइडेड बाय 180, 0 से 0 कट गया, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, है ना, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, 0.4, और 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होगा 0.8। अरे गला देखो बैठने लगा यार, है ना, 0.8 है कहीं आंसर, हाँ ये नंबर ये तो है, तो क्या होगा आपका ये नंबर इसका सही आंसर। तो ये आपका हो गया 18 नंबर। चलो 19 नंबर, है ना, द लॉ विच स्टेट द कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम अब गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, अभी तो बताएंगे वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल से प्रेशर किसके अनुसार से, वेल्स लॉ के अनुसार से। तो 90 क्या होगा इसका आंसर। एक आइडियल गैस जो होता है ना, इन आइडियल गैस इज वन ओबे द गैस लॉ अंडर, है ना। अच्छा आइडियल गैस किसको बोलते हैं भाई, देखो आइडियल गैस मतलब आइडियल करने का मतलब हो गया कि आपको हर एक जगह में आइडियल बनना चाहिए, मतलब हम आइडियल गैस उसी को बोलते हैं जो चाहे उसमें किसी तरह का भी कंडीशन लगा दीजिए, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर हाई प्रेशर किसी भी तरह का, अगर उसका है ना सारे कंडीशन में अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है
तो समझिएगा वो आइडियल है। तो बोल रहा है कि आइडियल गैस इज वन वो भी गैस अंडर, है ना, कि फ्यू सिलेक्टेड एक्सपेरिमेंट कंडीशन, नहीं फ्यू में नहीं है ना, सब में, ऑल एक्सपेरिमेंट करना। जी हाँ, ये बी नंबर होगा कि जितने भी तरह का एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे उन सभी कंडीशन में उसको, है ना, सेम बिहेवियर शो करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको आइडियल बोलेंगे। तो बी से क्या होगा आपका बी। 21, द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, ये तो डाल्टन लॉ से पूछ दिया है ना। देखिए जैसे मान लीजिए ऐसे, एक मान लीजिए कंटेनर हो गया, है ना, कंटेनर है, यहाँ दो गैस है, एक को बोलते हैं ए और एक को बोलते हैं बी। तो बताइए इसका टोटल प्रेशर कितना होगा, तो पीटी पूछ रहा है। देखो तो कितना होगा प्रेशर, अरे ए से जितना प्रेशर हुआ होगा सो, और बी से जितना होगा सो, दोनों को जोड़ दीजिए। देखो तो ए का, जैसे मैंने कभी भी मिक्सर में अगर एक, उसका बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, पार्शियल मतलब मिक्सर में से कितना है ए का, है ना। जैसे मान लो टोटल 20 था, तो 20 में कितना ए का, क्या बोलते हैं लोग, पीए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, बी इसी तरह से क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो क्या होगा पीबी। तो टोटल कैसे निकालेंगे, तो पार्शियल प्रेशर जो एक मतलब कि पूरा ए का कितना प्रेशर है सो, प्लस में क्या बी का कितना प्रेशर है सो, इसे करने का लगा हमारा पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑफ दिस मिक्सर गैसेस मिक्सर। कौन बताया था आपका, डाल्टन्स। तो क्या बोला है कि टोटल प्रेशर द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, बिल्कुल ए नंबर, है ना, कि जो प्रेशर होगा उस सबको पार्शियल प्रेशर जो भी गैस होगा, है ना, जितना गैस है, अगर 3 है तो तीनों को जोड़ दीजिए, 4 है तो चारों को जोड़ दीजिए, अगर जोड़ जोड़ के जो आएगा वही क्या कहलाएगा उसका टोटल प्रेशर। तो ऐसे हमारा क्या होगा ये 21, है ना, ऐसे। हाँ जी। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 4.4 ग्राम ऑफ गैस एट एसटीपी, है ना, ए वॉल्यूम ऑफ इतना लीटर द गैस कैन बी। अच्छा, मतलब एक गैस है, ओके, गैस है तो गैस का ही तो जमाना चल रहा है। अच्छा कौन सा गैस है ये हमें पता नहीं, ठीक है, लेकिन क्या होता है ये गैस का वजन कितना दिया हुआ है 4.4 ग्राम, ठीक है ना। अच्छा क्या कंडीशन है, एसटीपी, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब कि टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप 273 केल्विन बोल सकते हैं। प्रेशर कितना होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, ऐसे करके, ठीक है। ऑक्यूपाई वॉल्यूम मतलब ये जो गैस अगर 4.4 ग्राम है तो इसका वॉल्यूम कितना है भैया, तो 2.24 लीटर ये दिया हुआ है इसका वॉल्यूम। तो पूछ रहा है कि बताओ कौन सा गैस है वो, ठीक है। देखो इसको तो दो तरीके से बना सकते हैं। तो क्या था फॉर्मूला, पीवी इक्वल टू, बस एक ही फॉर्मूला है जिससे आपका क्वेश्चन आएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। देखिए आपको प्रेशर कितना दिया हुआ है 1, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है किसका 2.24 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम लोग, है ना। आर का वैल्यू क्या होता है गैस में 0.0821, और टेम्परेचर कितना होगा 273, ऐसे करके। तो यहाँ जो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा बता, तो 2.24 डिवाइडेड बाय 0.821 मल्टीप्लाइड बाय 273, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा 2.24 डिवाइडेड बाय कितना होगा 22.4 आएगा। तो कितना होगा कितना आएगा बताइए, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा, ये नहीं आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 जाएगा, ये कितना जाएगा 10, ये तो कट जाएगा, तो 1/10 तो 0.1 आएगा ऐसे। मैंने कि अगर इतना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है तो इसमें मोल्स कितने हैं 0.1 है। और देखो कोई लोग इसी को डायरेक्टली बनाता है कैसे, देखिए कभी भी अगर आपका एसटीपी का सवाल रहे और उसमें अगर वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम को क्या है गिवन है, तो आप इसमें डायरेक्टली बता सकते हैं कि कैसे निकालेगा नंबर ऑफ मोल्स, जो आपका वॉल्यूम गिवन है उसको डिवाइड कर दीजिए कितना 22.4 से, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है वो हमेशा 22.4 आता है एसटीपी पे। तो इसी कारण से क्या होगा कि 2.24 हमें गिवन था, फिर क्या 22.4 तो कितना होगा 0.1, तो इतना मोल है। अच्छा मोल इक्वल टू क्या होता है भाई, तो वेट बाय मोलर मास का, हमको गैस ना पता करना है, तो गैस पता करने के हमको मोलर मास पता करना पड़ेगा कि आखिर गैस का मोलर मास कितना है। अच्छा वेट कितना है इसका होता है 4.4, तो बताइए तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय आपका जो नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला 0.1, तो 0.1 वेट कितना है इसका 4.4 क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे देखिए, और मोलर मास यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो आपका जो मोलर मास कितना 4.4 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ऐसे से कट जाएगा कितना का 40 ग्राम पर मोल, मतलब कि जो इस गैस का मोलर मास 44 ग्राम पर मोल होगा वही गैस है जो उसमें ऑक्यूपाई किया गया था। देखिए यहाँ पे बहुत सारे गैस है, CO2 है, O2 है, CH4 है, CO है, तो हम सबका मोलर मास निकालेंगे। तो अगर हम बात करें पहले CO2 का, तो CO2 का कितना मोलर मास होगा, तो कार्बन का 12 और 16 दूनी 32, तो 2 दूनी 4 और 3 1 44, तो आ गया, अरे यही तो है। तो ए नंबर क्या होगा मेरा सही आंसर, मैंने वो जो गैस है कौन है आपका CO2। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मल्टीपल बॉन्ड, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग एजेंट इज कॉल्ड। अच्छा ठीक है, मतलब कि कोई भी अगर मान लीजिए कोई स्पीसीज है, ठीक है, ऐसे, है ना, अगर उसमें मान लीजिए मल्टीपल बॉन्ड है ऐसे,
है ना, और इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है ना, मान लीजिए ऐसे कैसे समझा, ऐसे देखिए, ऐसे यहाँ पे मान लीजिए Cl बाकी अटैकिंग रिएजेंट से, मान लीजिए अगर यहाँ पे आया क्या आ जाए, है ना, मान लीजिए OH माइनस, तो यहाँ पे अटैक कर सकता है, फिर ये बॉन्ड यहाँ जाकर से निकल सकता है। अच्छा, तो किसी पाई बॉन्ड का या तो किसी मल्टीपल बॉन्ड का ट्रांसफर होना, है ना, या तो डिस्प्लेसमेंट होना, है ना, किसी रिएजेंट से अटैकिंग से, तो उसका बोलते हैं उनका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। अच्छा, इंडक्टिव के बारे में जानते हैं आप कि सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देना, हाइपोकन्वेक्शन जानते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन का टूटना। रेजोनेंस क्या होता है, पाई बॉन्ड का ही रेजोनेंस होना, लेकिन कभी भी किसी अटैक रिएजेंट के अटैक होने से अगर किसी कोई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब वो कौन है, आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ऐसे करके हम लोग बता सकते हैं, तो इसका क्या होगा, इसका आंसर बी। ये रिएक्शन तो मतलब क्या ही बताया, मतलब क्या डायरेक्शन इस कौन सा रिएक्शन है, इसमें कहा साफ साफ दिख रहा है कि आपका CH3 3 टाइम्स C, और यहाँ पे क्या Br, इसमें क्या डाला गया H2O, है ना, और यहाँ पे क्या बन गया आपका CH3COH, मतलब कि पानी में क्या होगा OH माइनस, जो कि यहाँ आया है Br को हटाया है, मतलब एक हटा है एक जाके जुड़ा है, मैंने मतलब कि यहाँ पे एडिशन एलिमिनेशन दोनों साथ में हुआ है, मतलब है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन एलिमिनेशन ऐसे नहीं बोलते हैं, मतलब कि एक कोई अटैक हुआ है, मतलब कि किसी एक आइटम के द्वारा दूसरा रिप्लेस हुआ है, तो क्या कहलागा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, शिफ्ट जुड़ता तो एडिशन, शिफ्ट निकलता तो एलिमिनेशन, है ना, और अगर हुआ है तो क्या आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो 24 का आंसर है। अच्छा, 25 नंबर का सवाल, तो ये भी बहुत इजी सवाल है ना, इसका पेशी नाम लिखना है। अच्छा, देखिए सबसे पहले नंबर चेंज करेंगे, डबल वन का होना ही होना है। अच्छा, ये हमका क्या होगा, ये लॉन्गेस्ट चेन होगा। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जैसे डबल वन सामने पड़ेगा तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे ये मेरा ब्रांच होगा, क्या होगा बताओ, 3 पे आपका है इथाइल, 6 का मतलब क्या हेक्स, फिर क्या 2 पे इन, कहाँ है ऐसा भाई, तो 3 इथाइल 2 हेक्सिन, है ना। अच्छा, ये आपका जो ये है ए नंबर, वो क्या होगा आपका सही आंसर। चलो, है ना, फिर क्या आया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, कौन है जो इसमें इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो, है ना, जिसको इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो, जिसे इलेक्ट्रॉन का कमी हो, है ना, हम उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो हमें देखना, अच्छा H2O का बात किया जाए तो H2O में ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर होता है, तो हो नहीं सकता। NH3 में देखा जाए तो NH3 के पास भी लोन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल से ज्यादा है। अच्छा, ये C2H5NH2 है, C2H5NH2 में नाइट्रोजन ऑक्सीजन कहीं भी रह गए, इसके पास लोन पेयर ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या तुम्हारा AlCl3। AlCl3, इसको देखिए आप, अल्मोनियम, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, तो तीन आइटम है, तो इसका 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। होना कितना चाहिए था इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण से इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी आ गया। इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी आ गया, इसका मतलब ये आपका क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या होगा सब 26 का सी नंबर आंसर। चलिए, क्या बोला गया है, बीच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऐसे, देखो एक ही तो सवाल ही है जो बार बार पूछता है कॉपर का, नहीं है ना, कि कौन से एलिमेंट का ऐसे है, देखो गिन के देखिए एटॉमिक नंबर 4s1 3d10, अच्छा कितना हो गया 18, यहाँ एक तो एक 19 और 10, ऐसे कितना हो गया 29, कितना एटॉमिक नंबर है उसको कॉपर का, क्या होगा इसका आंसर ए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, हमने कार्बन का स्टेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है, ये तो आपका क्लास में किया गया है क्वेश्चन, क्या क्या आपका कंपाउंड में आपका है CH3 प्लस, फिर क्या है CH3 एंड CH2 प्लस, फिर क्या आपका लिखा हुआ है CH3 का 2 टाइम, फिर CH प्लस, फिर क्या लिखा हुआ है CH3 3 टाइम्स, इसको फैला के लिखेंगे कैसे लिखाएगा ये ऐसे करके, है ना, इसको 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 फैला के लिखेंगे तो CH3 CH प्लस, फिर यहाँ पे CH3, ऐसा क्या होगा C, है ना, CH3, फिर क्या CH3 एंड फिर CH3 पे क्या होगा प्लस। देखिए तो सबका अगर देखिए तो इसमें क्या है, देखिए इसमें कोई हाइड्रोजन, इसमें 3 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें कितना ये भी अल्फा ये भी अल्फा, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसमें उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, और जिसके पास जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा मतलब कि वो जितना ही ज्यादा स्टेबल कहलाएगा। तो मतलब कि इनमें से ये जो कंपाउंड है सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ देखे देखे, तो यही एक ही तो ऑप्शन है जिसमें सबसे ज्यादा ये दिया गया है, नहीं ये देखिए सबसे ज्यादा है यहाँ एरो का साइन सबसे ज्यादा, इसमें तो सबसे ज्यादा ये तो नहीं हो सकता ऐसे, तो अगर जो ए नंबर होगा वो क्या होगा आपका सही, क्या होगा ऑर्डर, देखिए CH3 जो होगा प्लस वो सबसे कम, उससे ज्यादा स्टेबल ये वाला, CH3 CH2, उससे ज्यादा कौन होगा आपका ये वाला पोर्शन, है ना, जिसमें 6 हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन ये, और सबसे ज्यादा क्या होगा आपका 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला कलर, तो ये होगा 29 आंसर। चलिए 29,
द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये तो आसान सा क्वेश्चन आ गया ना, कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कौन से बेसिस पे बनता है? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है ना, कि जैसा उसका एटॉमिक नंबर है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने के अनुसार से है ना हम लोग उसका है ना बांट देते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे। ये भी क्लास का क्वेश्चन है कि जो CH3O, एकदम बहुत आसान सा क्वेश्चन, बोलते भी थे कि ये आएगा तो यही आएगा, कि ये दोनों आपस में क्या है, आपको साफ साफ दिख रहा है ना। सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले पहले मैच कर लीजिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर रखने। तो यहाँ पे 2 कार्बन, 3 और 3 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यहाँ भी 1 2 कार्बन 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच करेगा मतलब आइसोमर है। क्या चेंज हुआ सर? ये ईथर है, ये अल्कोहल है। सिंपली क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फंक्शनल आइसोमर। तो 30 का क्या होगा तुम्हारा सी। 31, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल। देखो अल्कली मेटल किसको बोलते हैं, जितने भी जैसे सोडियम जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं है ना, फर्स्ट ग्रुप के जो भी एलिमेंट हैं सबको कहा जाता है अल्कली, है ना, अल्कली फर्स्ट ग्रुप वाले, है ना। जैसे अगर हो गया है ना कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, सीजियम हो गया, लिथियम हो गया, सब कहा है आपके अल्कली मेटल है। तो बोला इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जनरली सो। तो देखिए सब में क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप है मतलब क्या होगा, सब एस ग्रुप का है तो S1 वाला है ना, तो जिनका भी S1 आता है सबके सब क्या है अल्कली ग्रुप वाले, मतलब क्या होगा बी नंबर क्या होगा आपका आंसर। 32, अच्छा इसका बी नंबर मार दिया ना, हाँ बी नंबर इसका आंसर होगा 31 का 32। अल्कली मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन और एयर टू गिव। अच्छा अल्कली मेटल मतलब कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, या मैंने इन दोनों को अगर इनको हम एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ हवा कर दे रिएक्शन, तो क्या देगा देखो, अगर सोडियम रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, इसमें Na पर प्लस बनता है, ये क्या बनता है 2 माइनस, तो क्या बनेगा Na2O, ये क्या बनेगा आपका K2 इस तरीके से है ना। तो अगर सोडियम ऑक्साइड या क्या बनेगा आपका पोटेशियम ऑक्साइड इस तरीके से बनेगा, क्या हमारा ऐसे, ठीक है। अब बोल रहा है कि अच्छा अब सवाल क्या था, एसिड ऑक्साइड की बेसिक ऑक्साइड के एम्फोटेरिक, अच्छा ठीक है देखो, देखो एक तो सिंपल सा अगर हम तुमको बता दें तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम जो भी हो गया है ना, सबके सब बेसिक होते हैं है ना। और जितने भी नॉन मेटल से कार्बन हो गया है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सब क्या होते हैं आपके एसिडिक होते हैं। हालांकि एक और इसको कैसे चेक किया जाता है, देखिए मान लीजिए N2O के बारे में, ये ऑक्साइड है बेसिक एसिडिक कैसे पता करेंगे, देखिए तो Na2O को मिला दो पानी में, जैसे पानी में आपकी जगह थी क्या बना देगा आपका NaOH। बताइए NaOH क्या है, एक तरह का बेस है ना, और अगर ये बेस है इसका मतलब जो NO2 था वो कौन सा तुम्हारा बेसिक ऑक्साइड। अगर हम नॉन मेटल का बात करें CO2 को पानी में मिलाओगे क्या बनेगा कार्बोनिक एसिड H2CO3। बताइए क्या बन गया एसिड। बताइए मतलब ये एसिड बन गया, मतलब CO2 जो था वो क्या था एसिड। तो हमसे क्या पूछा अल्कली मेटल मतलब मेटल वाला कहानी। तो मेटल को कभी भी देखिए जो बनता है ऑक्साइड उसको पानी डुबाने से बेस का निर्माण देता है, बेस बनाता है। जैसे कहां से जितने भी मेटल के ऑक्साइड होंगे सबका कहलाते हैं हमारे बेसिक ऑक्साइड। तो क्या होगा इसका आंसर 32 का बी। 33, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ के इन के, बहुत अच्छा सवाल है ना ये, KO2 में कितना ऑक्सीडेशन, जब जनरली क्या बोलेगा लोग ऐसे कि KO2 में जिसको ऑप्शन दिखा तो -4 तो कहा देगा इसको +4, ये बोल देगा ए नंबर, ये लेकिन गलत है, ये ए नंबर कभी नहीं हो सकता। पोटेशियम का ऑलवेज +1 ही होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका क्या होगा आंसर सी। अच्छा कैसे हो गया सर ऑप्शन, तो नहीं देखिए ऑक्सीजन जो होता है वो सिर्फ O2- पे नहीं होता है, ऑक्सीजन 3 फॉर्म में होता है। जैसे एक तो आपका हो गया ऑक्सीजन सिंपल जिसको बोलते हैं नॉर्मल ऑक्सीजन। हम्म और कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीजन 2 पे 1 माइनस होता है, कभी ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, तो कभी O पे 2 माइनस। देखो अगर एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस है जो जनरली हमको देखने में मिलता है मैक्सिमम टाइम, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्साइड है ना। लेकिन अगर O2 पे अगर 1 माइनस है, मैंने यहाँ पे देखिए कि O2 पर इसमें 1 ही माइनस है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सुपर ऑक्साइड। हम्म और जो O2 पर 2 माइनस रहेगा तो मैंने O और O ऐसे करके उसको बोलते हैं हम लोग पर ऑक्साइड। तो ये 3 तरीके से 4 तरीके से तुम्हारा ऑक्सीजन रह सकता है ना। तो हमारा जो पोटेशियम है, देखो पोटेशियम एक अल्कली मेटल है, सोडियम पोटेशियम ये सब कभी भी जिंदगी में +1 से ज्यादा दिखा नहीं सकते हैं है ना। इसका आंसर क्या है तुम्हारा, इसका +1 होगा, और जहाँ पे O2 पे आपका सुपर ऑक्साइड में है ना। ये सवाल तो अच्छा ये होता कि KO2 में ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, ऑक्साइड में है कि पर ऑक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड। तो KO2 में क्या होगा आपका सुपर ऑक्साइड में, लेकिन यही रहता तुम्हारा ऐसे H2O2, ये देखा H2 पे 2 प्लस हो गया, 2 प्लस में का 2 माइनस, यहाँ O2 पर क्या 2 माइनस, ठीक है आपका पर ऑक्साइड इस तरीके से। जब होगा 33 का आंसर। 34 है ना, विच कलर इज इम्पार्टेड बाय फ्लेम ऑफ सोडियम। देखिए ये भी आपका एनालिसिस का क्वेश्चन आ गया है ना, एनालिसिस का क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो सोडियम को कभी भी हम जलाते हैं, इसको फ्लेम में पास करते हैं तो होगा देता है का
गोल्डन येलो कलर का देता है आपका ऐसे। ये तो आपका मेमोरी क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ उपाय नहीं कह सकता ऐसे। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन का अगर बात करें, है ना, क्या क्या सॉल्वे प्रोसेस इज यूज टू प्रिपेयर, ये भी आपका है ना, सॉल्वे प्रोसेस जो बनाते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट, जो सोडियम कार्बोनेट होता है ना, हम लोग इसको है ना अमोनिया गैस है ना और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये सब का यूज करके हम लोग बनाते हैं, है ना। इसको अमोनिकल सोडा लैम्प भी करके प्रोसेस कहा जाता है, अमोनिकल सोडा प्रोसेस करके, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट बनाने का जो प्रोसेस है वो सॉल्वे प्रोसेस बनाया जाता है। तो ये पूछा गया है, तो आपको क्या होगा कि सॉल्वे प्रोसेस इज यूज टू प्रिपेयर क्या, तो सोडियम कार्बोनेट, इसका क्या होगा आंसर, होगा ए नंबर का होगा इसका आंसर ऐसे। तो ऐसे है ना। अच्छा, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट फर्स्ट मॉडल सेट का आंसर, है ना। अब जैसा उम्मीद करते हैं आपको समझ में आना चाहिए और आया भी होगा। नहीं आया होगा तो आप रिपीट करके वीडियो देखिए, है ना। और फिर भी अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम होगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा ऐसे क्लास में आने के बाद, है ना। बाय द वे फिर ऑनलाइन भी कर देंगे क्लियर, से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, टाटा बाय बाय।